नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आपको बता दें कि एक बड़े महत्वपूर्ण विभाग के सर्वे सर्वा ने इस्तीफा दे दिया है। परशुराम जिन्होंने इस्तीफा दिया है, दरअसल उनके काम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुश नहीं थे। इसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है। अपने पद से इस्तीफा परशुराम ने दे दिया है। तो ये अहम खबर है और एक बार आपको फिर बता दें, दरअसल आर परशुराम ने इस्तीफा दे दिया है। और सुशासन संस्था के डीजी थे आर परशुराम। आर परशुराम के काम से खुश नहीं थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल ये पिछली सरकार की नियुक्ति थी इनकी और इस वक्त जो संस्था में काम हो रहा था, इस विभाग में जो काम हो रहा था, उससे खुश नहीं थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसके बाद ये कदम उठाया आर परशुराम ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वजह उन्होंने उम्र को बताया है। सुशासन संस्था के डीजी थे आर परशुराम। हालांकि वजह यही बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुश नहीं थे। सीएम से उनकी बैठक हुई, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ज्यादा उम्र की वजह से आर परशुराम ने इस्तीफा दिया है, ये दावा वो खुद कर रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया का बयान आया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की न्यूज 18 के साथ बातचीत पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कोरोना पर राहुल गांधी की नहीं बल्कि जेपी नड्डा की समझदारी कम है। प्रियंका गांधी मदद कर रही थी, तब बीजेपी राजनीति कर रही थी। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाने से बीजेपी में खींच है। तो पीएल पुनिया ने बयान दिया है। जेपी नड्डा के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा की समझ कम है राहुल गांधी से। दरअसल कोरोना को लेकर जवाब दिया था जेपी नड्डा ने और इसी पर अब पीएल पुनिया ने सवाल उठाया और जेपी नड्डा की समझदारी पर ही उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका मदद कर रही थी, बीजेपी राजनीति कर रही थी तब। जेपी नड्डा जी को खुद जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब 30 तारीख को पहला मामला हुआ था, डेथ हुई थी केरल में, तो 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये बहुत गंभीर संकेत है, ना केवल कोरोना वायरस बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत गंभीर संकट है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब नड्डा जी खुद बता दें, जब 500 से ज़रा से ऊपर केसेस थे तब तो आपने पूरे देश भर को लॉकडाउन कर दिया और अब 2 लाख से ऊपर हो गए तो आप इकोनॉमी को खोले जा रहे हैं। आपका पहला निर्णय गलत था या अब निर्णय ले रहे हैं वो गलत है। तो ना समझी तो नड्डा जी की है, इसलिए अनावश्यक रूप से राजनीति ना किया करें। कुछ एम्बुलेंस है, कुछ 2-3 व्हीलर्स हैं, तो उससे भी जा सकते थे, लेकिन उनको घटा भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जो बसें चाहिए वो भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन जो बसें दी मेहरबानी करके उनको चलाइए, अपना बैनर झंडा लगा लीजिए, हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, आप खुद क्रेडिट ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को खींच है कि उन्होंने सरकार आनन फानन में बना ली थी महाराष्ट्र में, लेकिन अब वो उस सरकार के बाहर हैं। वहाँ सरकार काम कर रही है, शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, जो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार है। तो उनको लगता है कि हमें सरकार में होना चाहिए था। केवल ये कह देना कि वहाँ पर राजनीति हो रही है और महाराष्ट्र सरकार हमारी मदद नहीं ले रही है, हम मदद कर रहे हैं, तो कोई उदाहरण तो बता देते। और बड़ी खबर दुर्ग से है। कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ एफआईआर की गई। दरअसल पहचान छुपाने के आरोप में एफआईआर की गई है। कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ युवक दिल्ली से आकर अमलेश्वर में रुका था। पूरे परिवार को इसने आफत में डाल दिया। लगातार गलतियों के कारण एफआईआर की गई है। पाटन थाना पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर है, जहां एक कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की गई है। इस शख्स के ऊपर पहचान छुपाने का आरोप है। युवक दिल्ली से आकर अमलेश्वर में रुका हुआ था और उसने अपने पूरे परिवार को ही आफत में डाल दिया था। एक और बड़ी खबर जशपुर से, जहां क्वारंटाइन सेंटर में भूख हड़ताल की एक परिवार ने भूख हड़ताल पर महिलाएं और बच्चे बैठ गए। क्वारंटाइन सेंटर में 18 दिन से आइसोलेट हैं ये सभी। समय पूरा होने के बाद भी इन्हें अभी तक छुट्टी नहीं दी गई है और घर जाने की मांग को लेकर अब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। कुनकुरी के बरांगजोर क्वारंटाइन सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है जशपुर में, और ये सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका कहना है कि 18 दिन गुजर चुके हैं, इनको आइसोलेट हुए, समय पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें छुट्टी नहीं दी गई। अब घर जाने की मांग को लेकर ही इन सभी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जशपुर के कुनकुरी बरांगजोर क्वारंटाइन सेंटर का ये मामला है। और अब अहम खबर, उपचुनाव से पहले बीजेपी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। बालेंदु शुक्ला आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे वो कांग्रेस में विधिवत शामिल हो सकते हैं। माधवराव सिंधिया के करीबी थे बालेंदु शुक्ला, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, इस तरह की खबरें हैं। और कहा यह जा रहा है कि करीब 12 बजे वो विधिवत कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। वरिष्ठ नेता हैं बालेंदु शुक्ला, पूर्व मंत्री रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं बालेंदु शुक्ला। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या खबरें हैं, कब तक बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में जा सकते हैं, विधिवत तौर पर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुद बालेंदु शुक्ल मौजूद हैं। बालेंदु शुक्ला जी, आप आज दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, एक तरीके से आपकी घर वापसी हो रही है। जी हाँ, ठीक है। 12 बजे आज कमलनाथ जी के निवास पर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। मैं सर, ऐसी क्या वजह हो गई कि करीब 10 साल तक आप बीजेपी में रहे और अब फिर से आपको कांग्रेस में जाना पड़ रहा है, कोई खास वजह है इसके लिए? मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कुछ उपयोगिता है नहीं, और जब उपयोगिता नहीं है तो किसी राजनीतिक दल में बने रहने का औचित्य भी नहीं है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन सर, किस तरीके की उपयोगिता, मतलब आप क्या आपको लगता था कि आपकी उपयोगिता हो सकती थी और पार्टी ने आपका इस्तेमाल नहीं किया? राजनीति में उपयोगिता राजनीतिक ही होती है, और जब कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार का समावेश न हो तो लगता है कि राजनीतिक उपयोगिता नहीं है। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर में हमारे संगी साथी थे, उन सबका सहयोग मिला, मान सम्मान मिला, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं और सबसे मेरे संबंध अच्छे रहे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक उपयोगिता का सवाल है, उसका वहाँ पे बड़ा नितांत अभाव था। मैं एक सीधा सा सवाल अगर आपसे करूं तो क्या अब आप कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो उपचुनाव होने वाला है वो चुनाव लड़ेंगे आप? अगर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? इसके बारे में ना कोई चर्चा हुई, ना कोई निर्णय हुआ, इसलिए इसका मैं कोई जवाब दे नहीं सकता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूँ, इतनी ही मेरी चर्चा हुई है कमलनाथ जी से भी, दिग्विजय सिंह जी से भी, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पार्टी तय करेगी। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि इससे वहाँ ग्वालियर चंबल की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदलेगा, और आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, भाजपा में क्यों आए, उनकी क्या उपयोगिता होगी नहीं होगी, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके संपर्क में ज़रा भी नहीं हूँ। लेकिन आगे क्या हुआ यह आने वाला समय बता पाएगा। आप तो सीनियर लीडर हैं, आप क्या देख रहे हैं जो राजनीतिक परिदृश्य है ग्वालियर चंबल का? उपचुनाव होना है, 16 सीटें वहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी, बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी वहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय हुआ है इसमें आने वाले दिनों में संभवतः भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि जैसा समाचार पत्रों में छपाया सुना है कि जो 20 और 24 जो लोग सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए उनको सबको टिकट दिया जाएगा। जब ये तय हो ही गया है तो वो 24 संभावित प्रत्याशी तो वो हैं ही जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश में उनकी सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है। जब ये नए साथियों को टिकट देंगे तो जो नीचे का कार्यकर्ता वो अपने आप को बड़ा ठगा महसूस करेगा, और जो लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और हारे थे उनके दिल दिमाग में क्या गुजरेगी ये आप ही अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये एक वजह है आपके कांग्रेस में जाने की, और क्या कुछ और ऐसे भी नेता हैं बीजेपी के जो इस स्थिति में हैं जिनको लगता है कि जो फैसला हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करने का वो गलत हुआ, क्योंकि आप तो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, आपकी और संपर्क में भी होंगे बीजेपी के नेता? मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग खुश नहीं हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सामान्य तौर से मैं देखता हूँ औपचारिक लोग कहते हैं हाँ साहब बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसा मुझे अंदाज़ा होता है कि अधिकांश लोग खुश नहीं हैं। क्या वजह आपको लगती है कि यही जो जो आपने पूछा वही वजह है कि आज की तारीख में ज्योतिरादित्य भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, 24 लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो नीचे का कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा ठगा महसूस करता है कि अब हमारी स्थिति क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत महसूस होगी। लेकिन यही बात फिर आपकी पार्टी पे भी लागू हो जाएगी, क्योंकि जो अभी खबरें हैं उसके हिसाब से आप वापसी कर रहे हैं, 10 साल तक आप बीजेपी में रहे, आप कांग्रेस में आ रहे हैं, आपको टिकट मिलेगा तो कांग्रेस के भी तो लोग यही महसूस करेंगे कि आप 10 साल तक बीजेपी में रहे, अब जब चुनाव की बारी आई तो आपने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो ये अवसरवादिता के जो आरोप हैं वो तो आप पर भी लगेंगे। लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन ये मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, और आप अन्य से भी खबर ले लेना कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में आ रहा हूँ मेरी कोई शर्त नहीं कि टिकट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि वे मेरी उपयोगिता महसूस करेंगे और राजनीतिक कार्य मुझसे लेंगे, इतना सुनिश्चित है, उतना मेरे लिए काफ़ी। तो इसमें हम किसी शर्त के साथ नहीं आए। अगर ऐसी कोई बात होती सामने आती, लोग सोचें तो सोचें, उससे लोगों के सोचने से कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में भी आया था तब भी मेरी कोई शर्त नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे कहा था कि शुक्ला जी आपका मान सम्मान स्थान मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी तरफ कुछ नहीं कहा था, तो न तब कहा था न आज कहा है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोगों की इच्छा चाहे जो कह सकते हैं, लेकिन उसको अवसरवादिता इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई शर्त है ही नहीं। अब अगर पार्टी उचित समझेगी तो टिकट देगी, नहीं समझेगी तो नहीं देगी। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं कोई टिकट नहीं चाह रहा था, मैंने उपयोगिता की बात की थी कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति में पिछले 40-45 साल से हूँ मैं, तो स्वाभाविक है कि मेरे अंदर आज ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है। उम्र मेरी चाहे जो कुछ हो गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से और अपने साथियों की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, घूमता फिरता हूँ। इसलिए स्वाभाविक है कि आदमी को लगता है कि हम कुछ जिस कार्य में हम हैं हम कुछ करें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल शरद, बहुत महत्वपूर्ण बात बालेंदु शुक्ल कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ बीजेपी में। हालांकि संबंध बेहतर है उनके क्षेत्र में जो बीजेपी के नेता हैं, और अब उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस में आने के बाद उनका राजनीतिक इस्तेमाल होगा, ये पूरा भरोसा उनका है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बालेंदु शुक्ल कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस से कोई शर्त नहीं रखी है, क्या पद उन्हें मिलेगा, क्या टिकट मिलेगा। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर दिल्ली से है। निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई को तैयार हो गया है। कोरोना के इलाज के लिए बिल की ऊपरी सीमा तय करने पर विचार होना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अब जवाब भी मांगा है।
आपको बता दें कि एक सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए बिल की सीमा तय करने की मांग की गई है। तो जो निजी अस्पताल हैं उनमें कोरोना संक्रमण के इलाज के जो सीमा है, बिल है, इलाज की जो बिल है उसकी सीमा तय करने की मांग याचिका के जरिए की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है और कोरोना के इलाज के लिए बिल की ऊपरी सीमा तय करने पर विचार होना है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, याचिका में क्या कहा गया है और इसके बाद अब एक हफ्ते का केंद्र को भी नोटिस मिला है, जवाब दाखिल करना है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से याचिका में ये कहा गया है कि जो फिलहाल कोविड-19 के उपचार हैं उनकी कीमत की जो ऊपरी सीमा है वो फिलहाल तय की जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि लगातार 4500 रुपए का जो टेस्ट होता था उसके बाद जांच में कितना पैसा लग रहा है अगर कोई कोविड पेशेंट जो एडमिट होता है, उसके बेयर को लेकर सरकार इस पूरे मामले में इंटरवीन करे। हालांकि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट प्रशांत तैयार हो गया है सुनवाई के लिए। उन्होंने ये कहा है कि जो सॉलिसिटर जनरल है उन्हें याचिका की कॉपी दी जाए और ये भी कहा है केंद्र सरकार से कि वो इस पूरे मामले में अपना रिप्लाई जो है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। अब इस मामले में देखना यह भी होगा कि जो निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए बिल की जो सीमा तय की गई है उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल आने वाले हफ्ते में क्या कुछ अपना जवाब दाखिल करता है। जी शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बारिश में गेहूं के भीगने के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गेहूं खरीदी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हम एक्शन में आए। शिवराज ने कहा कि किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। खरीदी नहीं गई। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड 1,26,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हम खरीद चुके हैं, बावजूद इसके कि कमलनाथ सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी खरीदी की। ढंग से बारदानों तक का इंतजाम नहीं था। हमने 100 लाख मीट्रिक टन की तैयारी की आते ही आनन फानन में और 126 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। निसर्ग आ गया बीच में। कल भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, आज भी सवेरे से जानकारी ली। गेहूं सुरक्षित है, 94% का तो भंडारण हो गया है, लेकिन जो गेहूं तौला जा रहा था आपने देखा कई जगह लाइनें थी, वो गेहूं ढकने की कोशिश की लेकिन थोड़ा भीगा है, वो अभी सूखेगा। और मैंने कल ही कहा कि किसान भाइयों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काहे के लिए सर। और बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई है। नौकरी लगाने के नाम पर 88 लाख रुपए ठग लिए गए। अब फरार एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हसौद थाना क्षेत्र में बेरोजगारों से ठगी को अंजाम देता था और इस मामले में 4 आरोपी पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब एक और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। दरअसल रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 88 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में पहले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब एक और फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हसौद थाना क्षेत्र के बेरोजगारों से ठगी की वारदात को अंजाम दी गई थी। और उधर महाकाल मंदिर प्रबंधन से जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद कहा गया कि देश के सारे मंदिर अब धीरे धीरे खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में महाकाल मंदिर को भी भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाना चाहिए। भक्त बिना किसी पूजा पाठ के सामान के आएं और सिर्फ दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। देवालय खुले हैं, इसलिए महाकाल मंदिर भी खुलना चाहिए। इसकी के लोग लेकर कल बैठक प्रशासक महोदय जी ने ली थी और उसमें ये सारी व्यवस्था को स्वीकार किया है कि जो भी निर्देश हैं राज्य शासन और केंद्र शासन उसको मानते हुए दर्शन व्यवस्था केवल रहे, केवल ये जो सामग्री वगैरह का सब पे प्रतिबंध रहे। वहीं होशंगाबाद में ज्येष्ठ पूर्णिमा उत्सव के मौके पर आज भगवान जगन्नाथ को उनके भक्तों ने स्नान किया और उनकी आरती भी की। कोरोना के चलते इस बार ज्येष्ठ उत्सव में लोगों की कम भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि ज्येष्ठ
मां की पूर्णिमा के दिन महास्नान करने के बाद ही भगवान को सर्दी लगती है और स्वस्थ होने के लिए आराम कक्ष में चले जाते हैं। और जिस दिन रथ यात्रा होती है उस दिन वो स्वस्थ होकर लोगों का हालचाल जानने रथ से निकलते हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। जियो में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की लाइन लग गई है। इस बार अबू धाबी के सरकारी फंड की कंपनी मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने जियो में 9,093 करोड़ 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और इस इन्वेस्टमेंट से मुबाडाला इन्वेस्टमेंट को जियो की 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी। बता दें कि जियो में 6 हफ्ते में यह छठा बड़ा निवेश है। 6 हफ्तों में जियो में 87,655 करोड़ 35 लाख का विदेशी निवेश हुआ है। इससे पहले केकेआर, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक ने जियो में निवेश किया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।